हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मरीन केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। देखिए, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन या शॉर्ट में कहें श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है और ये हम क्यों पढ़ते हैं। तो देखिए, श्रोडिंगर इक्वेशन बेसिकली होती क्या है। जैसे हमने देखा था क्वांटम मैकेनिक्स में, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि जो पार्टिकल है वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है और साथ के साथ वेव की तरह भी बिहेव करता है। कंडीशन क्या है कि जब वो माइक्रो पार्टिकल होता है, तो माइक्रो पार्टिकल क्या है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रहा है और वेव की तरह भी बिहेव कर रहा है। तो उस पार्टिकल की जो वेव है उसकी जो इक्वेशन है, उसकी वेव को जो शो करने के लिए जो इक्वेशन है वो किसने दी थी, श्रोडिंगर ने। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, श्रोडिंगर इक्वेशन। इसको हम नॉर्मली जो वेव हम पढ़ते हैं या वेव इक्वेशन पढ़ते हैं डबल डिफरेंशियल, उससे कंपेयर कर सकते हैं। तो देखते हैं कि श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है। और आरपीएससी पे इसमें कई बार मतलब 8-10 बार क्वेश्चन पूछ रखे हैं अलग अलग फॉर्म पे। तो यहाँ पर हम जितने तरह के टाइप्स है श्रोडिंगर इक्वेशन के वो सारे यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें श्रोडिंगर इक्वेशन की, तो श्रोडिंगर इक्वेशन दो तरह की होती है, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट। मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं टाइम इंडिपेंडेंट पे आते हैं। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी वो है टाइम इंडिपेंडेंट। अब इसके बाद टाइम इंडिपेंडेंट के बाद श्रोडिंगर इक्वेशन आप किसके लिए पढ़ रहे हो, किस पे आप लागू करोगे। तो मैक्सिमम केस में हाइड्रोजन एटम होता है, कुछ भी मेंशन नहीं हो तो बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन एटम हम मान लेते हैं। लेकिन इसके अलावा भी पूछे जा सकते हैं, तो वो जब हम डिफरेंट कंडीशंस देखेंगे तो उसके साथ हम श्रोडिंगर इक्वेशन डिफरेंट कंडीशंस की पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन एटम की श्रोडिंगर इक्वेशन की। देखिए, श्रोडिंगर इक्वेशन का जो सबसे बेसिक फॉर्म है या जो सबसे कॉमन पैटर्न है लिखने का वो ये वाला है। क्या है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई आर स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। अब देखिए, यहां पर ई जो है वो टोटल एनर्जी है, माइनस वी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है, साई जो है वो आपके क्या है, वेव फंक्शन, एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट, एम क्या है, मास, एम क्या है, मास। अब देखिए, ये एक फॉर्म है। अब यहां पर क्या है कि ये जो आपने लिख रखा है डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, एक ऑपरेटर होता है उसके फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हम उस फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। अभी थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स, वहां पर हम देखेंगे कि ये जो हमने ऑपरेटर लिया है इसका क्या मीनिंग है, क्या नोटेशन है। तो अभी तो हम यहाँ पर ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे ऑपरेटर को। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, डेल स्क्वायर अपन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपन डेल वाई स्क्वायर और डेल स्क्वायर अपन डेल जेड स्क्वायर। इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, डेल स्क्वायर, और साथ में क्या गया, साई। अब देखिए, ऑपरेटर जो होता है वो उसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता, उसके बाद एक फंक्शन लगता है तब उसका मीनिंग आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑपरेटर है डेल, ये जो नोटेशन है इसको आप डेल कहते हो, ये जो नोटेशन है इसको हम क्या कहते हैं, डेल। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, डेल स्क्वायर। तो डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। तो एक फॉर्म ये हो गई, दूसरी फॉर्म ये हो गई। अब यहाँ पर तीसरी फॉर्म क्या है कि आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि एक होता है एच कट। एच कट जो होता है वो होता है एच अपॉन 2 पाई। एच कट जो होता है वो क्या होता है, एच अपॉन 2 पाई। तो एच कट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। तो एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर की जगह मैं एच कट स्क्वायर लिख सकता हूं। तो इसी इक्वेशन को अगर मैं चेंज करूं, डेल स्क्वायर साई प्लस, तो ये मैं क्या लिख सकता हूं, एच स्क्वायर अपन 4 पाई स्क्वायर। तो 8 में से 4 गया तो क्या रह जाएगा, 2 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 2 एम अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। तो ये तीसरा फॉर्म हो गया। पहला फॉर्म ये हो गया, दूसरा फॉर्म ये हो गया और ये तीसरा फॉर्म हो गया। इसके अलावा और कौन सा फॉर्म हो सकता है, इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूं, सिंपल करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो जब मैं पूरी इक्वेशन को किसी भी साइड से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि a प्लस बी इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है। सपोज जैसे ये जो इक्वेशन है इसको मैंने शॉर्ट में समझाने के लिए लिख दिया, a प्लस बी इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है। अब इसको मैंने क्या करा, एक बार को ब्रैकेट में मान लिया। अब दोनों साइड अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो उससे कोई फर्क आई थिंक पड़ना नहीं चाहिए। दोनों साइड अगर आप बराबर
संख्या से या वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, उससे कोई इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब क्या है, डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए तो मैंने क्या करा, ये वाली फॉर्म लेते हैं, ठीक है, ये वाली तो मैंने साइड में बता दी, इस फॉर्म को लेते हैं और मैंने क्या करा, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे किसी से भी तो जीरो का जीरो ही रहेगा, तो मैंने क्या करा, एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम, एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम, ये मैंने मल्टीप्लाई करा तो मल्टीप्लाई में रह गया, ये हो गया डेल स्क्वायर साई, ठीक है, और साथ में क्या रह गया प्लस। अब एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो ये क्या हो जाएगा, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या रह गया प्लस ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। अब ये वाली जो इक्वेशन है ये इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती, क्यों नहीं रखती, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे मान लीजिए प्लस तो था ही, अब ये ई को मैं साई से मल्टीप्लाई करता तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, तो ये आता प्लस ई साई माइनस वी साई, ठीक है। अब ये इस फॉर्म में भी इक्वेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि अब अगर मैं ये माइनस को यहाँ, अब ये ई को मुझे यहाँ ले जाना है, तो ये ई साई क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये ई साई माइनस में और वी साई माइनस में और ये प्लस में। अब मुझे ई साई प्लस में चाहिए, तो मैंने क्या करा, ई साई को प्लस में चाहिए तो नोटेशन चेंज कर दिए, तो नोटेशन चेंज करने के बाद और साइड चेंज करने के बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर साई, ये आपके माइनस में आ जाएगा और ये हो जाएगा प्लस वी साई इक्वल्स टू ई साई। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मैंने पहले ही नोटेशन चेंज कर दी है, ये माइनस ये प्लस का मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ये माइनस का प्लस कर दिया, अब ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया, ये प्लस रह गया और ये माइनस में हो गया। अब ये एक इक्वेशन दूसरी फॉर्म में हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन जो इंपॉर्टेंट है, एक आप इसको कह लो, ठीक है, दूसरी आप इसको कह लो, तीसरी आप इसको कह लो। अब यहाँ पर है क्या कि भाई एच कट वाला फॉर्म तो आपको पता ही है, तो उससे जो डिफरेंट इक्वेशन आ रही है ये वाली, अब चाहे आप उसको यहाँ पर इसको भी दूसरी एच कट के फॉर्म में लिख सकते हो, इसको एच कट के फॉर्म में लिख सकते हो, इसको भी एच कट के फॉर्म में लिख सकते हो। तो कहने का मतलब ये कि जो भी आप इक्वेशन याद करोगे एच स्क्वायर के फॉर्म में भी याद करोगे और एच कट स्क्वायर के फॉर्म में भी याद करोगे। तो आप सारी याद करने बैठ गए तो फिर आपको कोई भी याद नहीं रहेगी। तो एक बेसिकली याद आपको रखनी है, उसके बाद उसको चेंज करने की आपको प्रैक्टिस करनी है कि भाई अगर एक इक्वेशन मुझे याद हो गई है तो बाकी जितने भी फॉर्मूले हैं, चाहे 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, सारे फॉर्मूले में डिराइव कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सारे याद रखोगे तो एक भी याद नहीं रहेगा। इसलिए बेसिक जो फॉर्मूले 1-2 वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो एक बार ये हो गया डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। उसके बाद मैंने क्या करा कि ये वाला जो पार्ट था डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया डेल स्क्वायर, और साई का साई आ गया डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। उसके बाद मैंने क्या करा, एच कट स्क्वायर जो है वो एच स्क्वायर अपन 4 पाई स्क्वायर होगा, तो वो मैंने क्या करा एच स्क्वायर अपन 4 पाई स्क्वायर रिप्लेस कर दिया एच कट स्क्वायर से, तो ये एच स्क्वायर अपन 4 पाई स्क्वायर, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ, तो ये आ गया डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने आपको कहा कि इस इक्वेशन से मैं क्या करता हूँ एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस पूरी टर्म को, दोनों साइड को, तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या आ गया आपके फाइनली एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम माइनस में, ठीक है, बाद में मैंने साइन चेंज कर दिए, चाहो तो आप यहाँ भी कर सकते थे, एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर साई माइनस ई साई प्लस वी साई इक्वल्स टू 0। ये मैंने नोटेशन पूरे चेंज कर दिए मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये फाइनली आ जाएगा ये, ठीक है। मैंने नोटेशन चेंज कर दिया, माइनस माइनस ये माइनस करा तो ये आपके मल्टीप्लाई में आपके माइनस आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस है, फाइनली जो आएगा वो आपके ये आ जाएगा माइनस में और ये प्लस में और ये माइनस में। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि हाइड्रोजन के केस में तो V 0 नहीं है, तो फॉर्मूले में V चलेगा ही चलेगा, लेकिन अगर आप कंडीशन चेंज करते हो, तो जैसे मैंने कहा कि भी अभी हम हाइड्रोजन के लिए इक्वेशन पढ़ रहे हैं, अगर आप हाइड्रोजन के अलावा पढ़ोगे तो वहां पर बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे इक्वेशन में, केवल आप ऐसे समझ लीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, ठीक है। अब देखिए एक और फॉर्मूला हम यहाँ पर डिराइव करेंगे, 1 2 3। अब यहाँ पर होता क्या है कि अगर मैं ये साई को कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस वी, ये मैंने क्या करा ब्रैकेट में ले लिया,
साई इक्वल्स टू ई साई। ये एक इक्वेशन और हो गई, फोर्थ नंबर डाल देता हूँ। अब यहाँ पर ये जो आपके ब्रैकेट के अंदर है ये एक तरह से ऑपरेटर कहलाते हैं, जैसे ये भी एक ऑपरेटर है, ये भी एक ऑपरेटर है, अभी हम और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा तो डिस्कस करने के लिए है नहीं, क्योंकि हमने ऑपरेटर का केवल फॉर्मूला ही याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है इसको हम लिखते हैं, फिफ्थ फॉर्म लिख देता हूँ एच, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। क्या कहते हैं? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। एच साई इक्वल्स टू ई साई, ये आपके फॉर्मूला हो गया। तो देखिए एच साई का क्या है, ये पूरा एच हो गया, ये साई हो गया, ये ई साई हो गया, ये एक फॉर्मूला और आ गया फिफ्थ नंबर का। तो यहाँ पर आपने क्या करा, ये जो था इसको ऑपरेटर के फॉर्म में लिख के एच साई इक्वल्स टू ई साई कर दिया। अब देखिए ये मैंने आपको सारे फॉर्म क्यों लिखवाए, सारे फॉर्म इसलिए लिखवाए कि कई बार क्या करते हो आप याद रखते हो इक्वेशन, पहले आपने इक्वेशन याद रखी तो उसमें आपने एक चीज क्या याद कर ली कि 8 पाई स्क्वायर एम ऊपर आएगा और एच स्क्वायर नीचे आएगा, ठीक है। अब आपने ये याद कर लिया कि भाई 8 पाई स्क्वायर एम ऊपर है और एच स्क्वायर नीचे है। अब हुआ क्या, एग्जाम में ये वाला फॉर्म आ गया। अब उसमें क्या हो गया, एच स्क्वायर ऊपर आ गया और 8 पाई स्क्वायर एम नीचे आ गया। फिर दूसरी बात क्या है, ये आपने प्लस में याद करा, ये माइनस में याद हो गया। इसलिए आपको सारे फॉर्म जो हैं वो याद रखने हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ ली। अब इसमें भी क्या है कि आप एच की जगह एच कट काम में ले सकते हो। अगर आप एच कट लोगे तो और चेंज हो जाएगा, तो बहुत सारे आपको याद रखने की जरूरत नहीं। मैंने आपको बता दिया, एक फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म और ये चौथी फॉर्म। उसके अलावा आप एच की जगह एच कट भी काम में ले सकते हैं। तो ये आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन है, किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन हाइड्रोजन एटम के लिए पूछे गए, या फिर वो बाय डिफॉल्ट श्रोडिंगर इक्वेशन पूछता है कि कौन सी सही है। तो यहाँ पर मैंने सारे पैटर्न जो है फॉर्मूले के वो बता दिए। इसके अलावा कुछ स्पेशल कंडीशन है जहां पर वो कंडीशन दे के एग्जाम में पूछता है, तो वो भी देख लेते हैं। अब देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट हम बात करें, श्रोडिंगर इक्वेशन किसके लिए पूछता है? फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन, या वो इलेक्ट्रॉन की जगह पार्टिकल टर्म भी काम में ले सकता है। तो देखिए जैसे ही उसने शब्द कहा फ्री, अभी जब हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे थे तो वहां पर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं था। क्यों? क्योंकि वहां अट्रैक्शन फोर्स काम में आ रहा है या पोटेंशियल एनर्जी काम में आ रही है। लेकिन जैसे आपने फ्री कर दिया, पार्टिकल हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। तो बहुत ज्यादा कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये जितनी भी आपने इक्वेशन पढ़ी है उसमें सब में क्या करो, वी की वैल्यू जीरो कर दो। तो जो नई इक्वेशन आएगी वो क्या हो जाएगी? फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। मतलब श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन, या आप फ्री पार्टिकल भी कह सकते हो। तो आप क्या है, कोई सा भी एक पैटर्न जो है इक्वेशन का वो ले लीजिए और लिख लीजिए, या आप चाहो तो सारे पैटर्न के लिए लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर एक पैटर्न ले लिया, कौन सा वाला? ये वाला, सेकंड वाला ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर। देखो यहाँ पर मैं इसको करके देख लेता हूँ। जैसे पहले वाले में करूंगा तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई साई, ठीक है। वी नहीं आएगा, माइनस वी नहीं आएगा, ई साई आ जाएगा इक्वल्स टू जीरो। और ये दूसरा है डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ मैंने वी जीरो कर दिया, तो ये इक्वेशन क्या हो गई, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई साई इक्वल्स टू जीरो। अब आप चाहो उसी को, तो ये वाला जो फॉर्म है इसमें आप लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर साई इक्वल्स टू ई साई, ठीक है, क्योंकि वी जीरो हो जाएगा। तो आप चाहो तो इस फॉर्म में कहो या इस पे वी जीरो कर दो। तो माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर साई इक्वल्स टू ई साई, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो सारी फॉर्म लिखना पॉसिबल नहीं है, जगह कवर होती है, लेकिन आपको एक बार समझ में आ गया तो आप, क्योंकि देखिए होगा क्या कि वो कहेगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वेशन बताओ, श्रोडिंगर इक्वेशन। जरूरी नहीं आपको इस फॉर्म में मिले, हो सकता है इस फॉर्म में मिल जाए, हो सकता है आपको एच कट के फॉर्म में मिल जाए, हो सकता है आपको दूसरी फॉर्म में मिल जाए। तो आपको हर फॉर्म में इक्वेशन आपको लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके दे रखा है फॉर मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में पार्टिकल इन 1D। अब देखिए ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ा, नीचे भी फ्री इलेक्ट्रॉन कह रहा है, लेकिन उसने कंडीशन लगा दी कि वन डायमेंशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? वन डायमेंशन, मतलब एक डायमेंशन में मोशन हो रहा है। अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, तो ये जो नोटेशन होता है, देखिए नीचे यहाँ पर जब आप देखेंगे मैंने डी काम में लिया है और वहां डेल लिया है। तो डेल में और डी में फर्क क्या होता है कि जब आप एक ही कंपोनेंट की बात कर रहे हो और उसी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हो, आई थिंक डिफरेंशिएशन को आई थिंक अवकलन कहते हैं। एक बार आप चेक कर लेना हिंदी में क्या कहते हैं, अवकलन ही आई थिंक कहना चाहिए। तो डिफरेंशिएशन जब आप कर रहे हो एक ही रेस्पेक्ट में, एक ही कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में, तो डी काम में लेते हैं। लेकिन अगर आपके अलग अलग कंपोनेंट हैं, जैसे एक्स डायरेक्शन भी है, वाई डायरेक्शन भी है और जेड डायरेक्शन भी है,
और आप ऐसे कहना चाह रहे हो कि भाई मैंने y और z कांस्टेंट कर दिए, केवल x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, तो डेल काम में लेते हैं। तो इसमें आपने क्या कहा कि भाई मैंने y z कांस्टेंट कर दिया और केवल डेल के x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर मैंने क्या कहा, x और z कांस्टेंट कर दिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो डेल का जो साइन है, ये वाला जो साइन है, ये आपके पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए काम में आता है। किसके लिए आता है? पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन के लिए आता है, ठीक है। और जो डी आता है वो पूर्ण के लिए आता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपके एक से ज्यादा एक्सिस होगी तो डेल काम में आएगा, और एक ही एक्सिस होगी तो डी काम में आएगा। इतना आपको ध्यान रखना, बहुत ज्यादा टेक्निकल मैथ्स में नहीं जाना। तो यहाँ पर आपके तीनों एक्सिस है, तो डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर, और ये आपके डेल स्क्वायर आ गया। लेकिन अगर एक ही एक्सिस है तो आपके डी काम में आ जाएगा, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब उसने एक्स एक्सिस मान ली। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई साई इक्वल्स टू 0। अब कई बार क्या होता है, साई के ब्रैकेट में वो मेंशन कर देता है कि भाई वो किसका फंक्शन है, तो जैसे मैंने एक्स कह दिया, तो वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कंडीशन है, वो एग्जाम में वो लिख भी सकता है, नहीं भी लिख सकता, मतलब वो ये बताता है कि जो साई है वो किसका फंक्शन है। तो ये आपकी इक्वेशन क्या होगी, वन डायमेंशन होगी। मतलब आपने क्या चेंज करा, ये जो पूरा था तीनों कंपोनेंट, इसको आपने क्या कर दिया, एक ही कंपोनेंट कर दिया और डेल की जगह डी लिख दिया। नेक्स्ट आपके दे रखा है, ये सब एग्जाम में पूछी गई है इसलिए मैंने मेंशन कर रखी है। नेक्स्ट आपके है फॉर अ हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब जब आप हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करते हो तो ये टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। यहाँ पर मेन चीज क्या है कि जो आपके हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है वहां पर हुक्स लॉ लगता है, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है वो आता है माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो आपको कुछ नहीं करना, v की जगह जो आपकी वैल्यू है वो क्या रखनी है, हाफ के एक्स स्क्वायर रखनी है, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर रखनी है। और दूसरी बात ये है कि जो आपके एसएचएम हो रहा है, ये हार्मोनिक ऑसिलेटर जो एसएचएम कर रहा है वो एक डायमेंशन में कर रहा है, ये आप मान के चल रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक डायमेंशन का कंसेप्ट और v की वैल्यू ये आपको पुट करनी है। अब आप कोई सी भी इक्वेशन ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ये इक्वेशन लिए तो ये ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं। तो ये आपके डेल स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर साई, ये हो जाएगा आपके डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी। अब ई तो ई हो गया माइनस, अब वी की जगह क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर। आई थिंक एक सेकेंड, ये आपके माइनस में नहीं होता, ये प्लस में होता है, ठीक है। तो ये आपके v प्लस में है, तो ओवरऑल जो है वो माइनस वी है, तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, v हाफ के एक्स स्क्वायर है, f इक्वल्स टू माइनस के एक्स होता है, f इक्वल्स टू माइनस के एक्स होता है, और v होता है प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जो v की आप वैल्यू रखेंगे तो माइनस वी है, तो माइनस और v की जो वैल्यू है हाफ के एक्स स्क्वायर आ जाएगी, और ये आपकी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा किसका, हार्मोनिक ऑसिलेटर का। तो यहाँ पर आपने जितना भी पैटर्न था, ये सारी की सारी जो इक्वेशन है टाइम इंडिपेंडेंट है। तो टाइम इंडिपेंडेंट के लिए जितनी भी श्रोडिंगर इक्वेशन है, अलग अलग कंसेप्ट के लिए और अलग अलग पैटर्न, वो सारी हमने यहाँ पर देख लिए। अब हम देखते हैं टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। अब देखिए टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन देखा जाए तो थोड़ी आसान है, मतलब छोटा है फॉर्मूला। देखिए क्या दे रखा है, एच साई इक्वल्स टू आयोटा h अपॉन 2 पाई डेल साई बाई डेल टी। दूसरा फॉर्मूला दे रखा है एच साई इक्वल्स टू आयोटा एच कट डेल साई बाई डेल टी। अब देखिए देखा जाए तो आप एक ही याद रखेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर मैंने क्या करा है, यहाँ सिंपल साई लिखा है और यहाँ पर साई के ब्रैकेट में x, t लगा रखा है। देखिए साई क्या है, वेव फंक्शन है, साई क्या है, वेव फंक्शन है। तो कई बार सिंपल साई मिल जाएगा आपको क्वेश्चन में, कई बार ब्रैकेट में लिखा हुआ रहता है। ब्रैकेट में अगर केवल x लिखा हुआ है, इसका मतलब वो क्या है, पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। t नहीं लिखा हुआ मतलब टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर x और t दोनों लिखा हुआ है, मतलब पोजीशन पे भी डिपेंड कर रहा है और टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है, मतलब t लिखा हुआ है, तो वो टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन की बात हो रही है। देखिए फॉर्मूला सिंपल सा है, कोई सा भी एक याद कर लीजिए, एच आई इक्वल्स टू आयोटा एच अपॉन 2 पाई डेल सा बाय डेल टी, और एच अपॉन 2 पाई क्या होता है, एच कट होता है, तो ये फॉर्मूला भी आ गया। अब यहाँ पर क्या है कि ये फॉर्मूला आपने याद कर लिया, ठीक है, बुक में मान लो आपको यही फॉर्मूला मिला, आपने ये याद कर लिया, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है कि कौन सा फॉर्मूला सही है और कौन सा गलत है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, तो वहां पर आपको ये वाला फॉर्मूला भी आना चाहिए और ये वाला फॉर्मूला भी आना चाहिए। अब यहाँ पर ये जो आई है, ये आई है क्या, इसका मीनिंग क्या है, तो देखिए यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स जब हम पढ़ते हैं, क्वांटम केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर जो आई आता है उसको हम आयोटा कहते हैं। क्या कहते हैं, आयोटा। और एक्चुअल में ये इमेजिनरी नंबर के लिए आता है या इमेजिनरी वैल्यू के लिए आता है। अब ये आप या फिर इसको आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी कह सकते हैं। अब इमेजिनरी नंबर होता क्या है, इसको आप ऐसे समझिए,
अगर मैं आपसे पूछूं कि +1 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे? 1। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ -1 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप क्या करोगे? -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे, और बोर्ड मास का नियम क्या है? माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो भी प्लस आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1। मतलब दोनों के केस में क्या रहा है? +1। तो अब मुझे इमेजिनरी नंबर क्या चाहिए कि अगर मैं नंबर का स्क्वायर करूं तो मेरे पास -1 आ जाए। क्या आ जाए? -1। तो वहां पर हम आयोटा काम में लेते हैं। तो एक्चुअल में जो आयोटा है उसका जो वैल्यू है वो क्या है? √-1 या अंडर रूट आप कह सकते हो -1। तो जब आप आयोटा का स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब मैंने क्या करा? इसी बेसिस पर फॉर्मूला चेंज करा। क्या करा? फॉर्मूला चेंज करा। ऊपर वाला ले लीजिए या नीचे वाला ले लीजिए, जो आपको सही लगे। अब मैंने क्या करा कि ये वाली इक्वेशन ले लेता हूं। इसमें मैंने क्या करा? आयोटा से मल्टीप्लाई भी करा और आयोटा से डिवाइड भी करा। अगर आप एक साइड इक्वेशन को एक ही चीज से या एक ही टर्म से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, मतलब आप इसको समझिए 2 से गुणा भी कर दिया, 2 से भाग भी दे दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लिखने का तरीका चेंज हो गया। तो मैंने क्या करा? आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। बाकी फॉर्मूला ऐसा का ऐसा, आयोटा इज कट डेल साई बाय डेल टी। अब हुआ क्या कि ये जो आयोटा आयोटा था इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और आयोटा आयोटा को मल्टीप्लाई करा तो आयोटा का स्क्वायर हो गया, और आयोटा का स्क्वायर जो है वो क्या होता है? -1 होता है। तो ये जो इक्वेशन है किसमें चेंज हो गई? -h कट। अब नीचे क्या रह गया? आयोटा रह गया, तो ये हो जाएगा अपॉन आयोटा डेल साई बाय डेल टी। तो कहने का मतलब क्या है कि हालांकि ये एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन अगर अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहेगी आरपीएससी तो ये वाला कंसेप्ट काम में लेके ये वाला फॉर्मूला दे देगी। अब आप सोचोगे बुक में तो हमने ये पढ़ा ही नहीं है, तो ये तो गलत है। तो ऐसा नहीं है। तो अब यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं? हम बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, और आप देखोगे जब आप क्वांटम मैकेनिक्स की जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप देखोगे हर क्वेश्चन में श्रोडिंगर इक्वेशन पूछ रखी है, लेकिन पैटर्न अलग है, सब में थोड़ा सा क्या है? चेंज है। इसलिए मैंने आपको सारी वैरायटी बता दी। ठीक है। तो ये आपके इस फॉर्म से लिख सकते हो, इसको आप चाहो तो एच के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एच इक्वल्स टू h अपॉन आयोटा टू -h अपॉन आयोटा 2 पाई डेल साई बाय डेल टी, या फिर -h कट अपॉन आयोटा डेल साई बाय डेल टी। तो यहाँ पर कितने फॉर्मूले हो गए? 1 2 3 और 4 फॉर्मूले हो गए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने। हाँ, एक चीज और है भाई, ये तो हम एच के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, अगर वो एच ना देके एच की वैल्यू दे दे, अभी मैंने आपको बताया था एच किसकी जगह है, अगर वो एच ना देके एच की वैल्यू दे दे तो एक नई इक्वेशन बन जाएगी। तो आपको हर तरीके से मेंटली प्रिपेयर रहना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कुछ कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। इट इनकॉर्पोरेट्स वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ मैटर। इसका मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स पूरा इस पे बेस्ड है कि जो पार्टिकल है वो ड्यूअल नेचर शो कर रहा है, कि वो क्या है, मैटर की तरह भी बिहेव कर रहा है या पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रहा है और वेव की तरह भी बिहेव कर रहा है। तो इसी के बेस पे हमने डी ब्रोगली इक्वेशन भी पढ़ी, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी पढ़ा, और श्रोडिंगर इक्वेशन भी हम पढ़ रहे हैं। तो श्रोडिंगर इक्वेशन बेसिकली क्या है? पार्टिकल की वेव इक्वेशन है। तो वहां पर वो पार्टिकल को भी बता रही है और वेव को भी बता रही है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, क्या पढ़ा? इट इनकॉर्पोरेट्स, इट का मतलब श्रोडिंगर इक्वेशन क्या करिए? इनकॉर्पोरेट करिए वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ मैटर। मतलब श्रोडिंगर इक्वेशन ये बता रही है कि हम वेव इक्वेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन किसके लिए पढ़ रहे हैं? पार्टिकल की वेव इक्वेशन पढ़ रहे हैं। क्लियर? डी ब्रोगली इक्वेशन जो है पार्टिकल जो है उसकी वेवलेंथ को बता रही है, और ये वेव इक्वेशन को बता रही है। आगे क्या कह रहा है? द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन। देखिए आप चेक करना, मैथ्स का पार्ट होता है, एक आपके डबल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसको हम नॉर्मली वेव इक्वेशन भी कहते हैं। आप 11th-12th में आपने 2 चैप्टर पढ़े होंगे, एक पढ़ते हो आप एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, और एक आप पढ़ते हो वेव का। तो वहां पर डबल डिफरेंशियल इक्वेशन आती है। ठीक है, तो उससे मिलती जुलती आप इक्वेशन श्रोडिंगर इक्वेशन को कह सकते हो। ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है? डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई साई इक्वल्स टू 0। ये मैंने एक इक्वेशन ले ली सिंपल सी। ठीक है, अब ये डी देख के आपको समझ में आ जाएगा 1D की बात हो रही है। अब ये सिंपल सी इक्वेशन ले ली, तो यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन कह रहा है, मतलब कोई अगर इक्वेशन होती है, वेव की कोई इक्वेशन होती है तो उसका एक सॉल्यूशन भी होता है। तो यहाँ पर इस पे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये आपकी वेव इक्वेशन हो गई। अब ये अगर वेव इक्वेशन है, सिंपल डिफरेंशियल जो इक्वेशन होती है उसका सॉल्यूशन भी यही आएगा। तो इसको हम क्या मान रहे हैं? सिंपल डबल डिफरेंशियल इक्वेशन मान रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो सिंपल सॉल्यूशन है, जनरल लिखा हुआ है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि इसके अलावा नहीं आ सकता, ये जनरल है, मतलब कॉमन सॉल्यूशन है। इसके अलावा भी ऑप्शन में हो सकता है, तो बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं कि भाई हमने तो यही पढ़ा यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ये कॉमन है या जनरल सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है? साई इक्वल्स टू a cos kx प्लस
बी साइन के एक्स। ये आपके जनरल सॉल्यूशन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, और वो जनरल सॉल्यूशन जो है वो अलग अलग फॉर्म में पूछता है। जैसे यहाँ पर मैंने श्रोडिंगर इक्वेशन का बता रखा है, वो श्रोडिंगर इक्वेशन की जगह डबल डिफरेंशियल इक्वेशन भी दे सकता है। आप जब क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर के, वहां पर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अब देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर का बहुत बड़ा रोल होता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं तो वहां पर हम हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए ऑपरेटर काम में लेते हैं, और उसके अलावा भी डिफरेंट ऑपरेटर काम में लेते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछे गए, वो हम यहाँ देख लेते हैं। अब देखिए, एनर्जी ऑपरेटर जो है एग्जाम में हालांकि पूछा नहीं गया है, लेकिन बहुत सिंपल है। इसको आप ऐसे समझिए कि श्रोडिंगर इक्वेशन का एक फॉर्म है एच साई इक्वल्स टू ई साई। ठीक है, सिंपल आप ऐसे भी लिख सकते हो। और ऑपरेटर के लिए नॉर्मली हम कैप भी लगा देते हैं, तो नॉर्मल यूज टू में एच साई इक्वल्स टू ई साई लिख देते हैं, और आप कैप भी लगा सकते हो। तो एच जो है वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, साई हो गया, और ई साई। अब यहां पर जब आपने इस इक्वेशन को टाइम डिपेंडेंट के फॉर्म में लिखा था, तो आपने क्या लिखा था, एच साई इक्वल्स टू ई साई की जगह क्या लिखा था। आप इसको अगर आप चेक करेंगे अभी टाइम डिपेंडेंट के फॉर्म में, तो आपने क्या लिखा था, आयोटा एच अपॉन 2 पाई डेल साई बाई डेल टी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो ई साई लिखा, तो साई की जगह है, और ई की जगह आपने ये लिखा था एक्चुअल में। तो ये ई का ऑपरेटर है, मतलब जो टोटल एनर्जी है उसका ऑपरेटर है टाइम के फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या है, आयोटा एच अपॉन 2 पाई डेल बाई डेल टी, ये आपके एनर्जी का ऑपरेटर है। जब केवल ऑपरेटर की बात होती है तो वहां पर फंक्शन नहीं आता है। साई जो है वो फंक्शन है, तो ये एनर्जी का ऑपरेटर है, क्योंकि आपके इक्वेशन में था तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद मोमेंटम ऑपरेटर एग्जाम में पूछ रखा है। ठीक है, मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है, पी एक्स। अब आपको फॉर्मूले ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा मैथ्स में नहीं जाना, क्योंकि हमको केवल एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं। बहुत ज्यादा हमको डीप में नहीं जाना कि भाई मैथमेटिक्स क्या है, नहीं तो हम और कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, पी एक्स जो है वो क्या है, आयोटा एच अपॉन 2 पाई डेल बाय डेल एक्स। अब देखिए दोनों में फर्क क्या है, आयोटा एच अपॉन 2 पाई यहाँ भी है, आयोटा एच अपॉन 2 पाई यहाँ भी है, यहाँ पर डेल बाय डेल टी और यहाँ पर डेल बाय डेल एक्स। ये फर्क है कि यहाँ टी है और यहाँ पर एक्स है, तो ये आपको याद रखने में आसानी होगी, आयोटा एच अपॉन 2 पाई डेल बाय डेल एक्स। अब इसमें क्या हो सकता है कि वो एच की जगह एच कट दे दे, या फिर जो मैंने आपको बताया था आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे, तो फिर वो चेंज हो जाएगा। तो वो डिफरेंट फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना अब आई थिंक आ जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है डेल ऑपरेटर। अभी जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि एक डेल ऑपरेटर होता है और एक डेल स्क्वायर होता है। ठीक है, डेल ऑपरेटर क्या होता है, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड। हालांकि ये बहुत ज्यादा नहीं पूछा गया, लेकिन जो डेल का स्क्वायर है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कई बार एग्जाम में पूछा गया है, लैप्लासियन ऑपरेटर कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कई बार सिंपली पूछते हैं कि ये डेल स्क्वायर है, इसको क्या कहेंगे, तो आंसर हो जाएगा लैप्लासियन ऑपरेटर। कई बार होता है लैप्लासियन ऑपरेटर क्या है, डेल स्क्वायर। तो कई बार क्या होता है कि लैप्लासियन ऑपरेटर क्या है, इस फॉर्म में दे देगा। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लैप्लासियन ऑपरेटर नाम है किसका, डेल स्क्वायर का, और ये डेल स्क्वायर शॉर्ट में है। इसको डिटेल में अगर हम लिखें फॉर्म में तो किस फॉर्म में लिखेंगे, डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, तो सबसे ज्यादा ये दोनों ही पूछे जाते हैं। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या है, h इक्वल्स टू माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस वी। ये आपको ध्यान रखना है। या फिर इसको हम एच कट के फॉर्म में लिखें तो h क्या हो जाएगा, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी। अब यहां पर मान लीजिए कि आपसे श्रोडिंगर इक्वेशन पूछिए और आपको श्रोडिंगर इक्वेशन याद ना हो, लेकिन आपको ये तो याद रहेगा एच साई इक्वल्स टू ई साई होता है, और मान लो गलती से आपको क्या याद रह गया, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर याद हो गया, याद रह गया, तो वहां पर आप इससे श्रोडिंगर इक्वेशन बना सकते हो। कैसे, एच साई इक्वल्स टू ई साई। तो ये मैंने क्या करा, एच है तो ये क्या हो गया, एच साई इक्वल्स टू ई साई, ये आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन बन गई। अब इसको चेंज करना तो आपको आता ही है। ठीक है, एच साई इक्वल्स टू ई साई, ये आपकी एक फॉर्म होगी श्रोडिंगर इक्वेशन की। चलिए आगे चलते हैं। ये आपके क्या हो जाएगा, एच साई इक्वल्स टू ई साई। तो ये ब्रैकेट वाला एच था, मैंने साई लगा दिया, इक्वल्स टू ई साई कर दिया। डिफरेंट फॉर्म है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फॉर वन डायमेंशन। अब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर वन डायमेंशन में बात करेगा तो ये डेल स्क्वायर हट जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वी। तो डेल स्क्वायर की जगह क्या आ गया, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वी आ जाएगा। अब यहाँ पर ये तो हमने बात करी ऑपरेटर की, भाई एनर्जी ऑपरेटर क्या होता है, मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है, डेल ऑपरेटर क्या होता है, लैप्लासियन ऑपरेटर क्या होता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है। अब ये तो बात हो गई ऑपरेटर की। अब ऑपरेटर की अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें,
कुछ कंडीशंस होती है, प्रॉपर्टीज होती है। तो यहाँ पर एक कंडीशन है कम्यूट की। अब ये कम्यूट की कंडीशन क्या है कि भाई दो ऑपरेटर जो है वो आपस में कम्यूट कब कहलाएंगे, तो उसकी एक कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन क्या है, इसको मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपको गुणा करना है, तो अगर मैं 2 को 3 से गुणा कर रहा हूं तो मैं ऐसे लिख रहा हूं 2 गुणा 3, तो कितना आएगा, आई थिंक 6 आ जाएगा। अब मैंने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, क्या कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया। तो मैंने इसका क्या करा, 3 गुणा 2 कर दिया, तो कितना आएगा, 6 आएगा। इसका मतलब अगर मैं सीक्वेंस चेंज कर रहा हूं या ऑर्डर चेंज कर रहा हूं, उससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये एक्चुअल में कम्यूट की कंडीशन होती है। किसकी कंडीशन होती है, कम्यूट की। हालांकि मैंने एग्जांपल सिंपल लिया है, ऑपरेटर डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करता है। तो अगर यहाँ पर सीक्वेंस चेंज करने के बाद रिजल्ट सेम है तो मतलब वो कम्यूट की कंडीशन है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको दूसरा एग्जांपल लूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा 4 डिवाइडेड बाय 2, 4 को भाग देंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, 2 को भाग देंगे 4 से तो कितना आ जाएगा, 1/2। इसका मतलब ये कम्यूट की कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो आपको केवल ध्यान रखना है कि कम्यूट की कंडीशन क्या है। तो कम्यूट की कंडीशन क्या है कि जब आप एक ही फंक्शन पे 2 ऑपरेटर लगा रहे हैं एक साथ, तो हम लिखते क्या है, जैसे मान लो ए ऑपरेटर है तो हम ऐसे लिखते हैं, ए फंक्शन है तो ये एफ लिख दिया। ठीक है, जो भी आपकी जिससे रिलेटेड है इस टाइप से। तो जो भी फंक्शन है जिस पे आप ऑपरेटर लगा रहे हो, तो आपके फंक्शन राइट हैंड साइड पे लिखा रहता है और ऑपरेटर लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा रहता है। तो अगर एक जो भी ऑपरेटर इससे जस्ट पहले लिखा है वो पहले उस पर ऑपरेट करेगा। तो अगर मान लो कि यहाँ पर बी ऑपरेटर भी लिखा होता तो क्या होता कि पहले ए ऑपरेटर फंक्शन पे ऑपरेट करेगा, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उस पर बी ऑपरेटर ऑपरेट करेगा। तो अब यहाँ पर सीक्वेंस का क्या रोल है, तो कम्यूट की कंडीशन क्या कह रही है ये देख लेते हैं। ए बी एफ एक्स इक्वल्स टू बी ए एफ एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम सॉल्व करते हैं, ऑपरेटर को फंक्शन पे अप्लाई करते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो हम क्या देखेंगे कि इस केस में हमने पहले जो आपके फंक्शन है उस पे ए से ऑपरेट करवाया, फिर जो रिजल्ट आया उसके बाद उस पे बी से ऑपरेट कराया। इस केस में हमने क्या करा, पहले बी से ऑपरेट कराया, फिर जो रिजल्ट आया उसके बाद उसको ए से ऑपरेट कराया। तो दोनों के केस में अगर रिजल्ट सेम आ रहा है तो ये कम्यूट की कंडीशन है, और अगर रिजल्ट सेम ना आए तो वो कम्यूट की कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पर ये इस टाइप से स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में दे रखे होते हैं। अब देखिए ये 2 ऑपरेटर दे रखे हैं, x, dy dx, तो ये इस फॉर्म में लिख दिए। अब ये दोनों कम्यूट है या नहीं है ये चेक करना होता है। ठीक है, अब ज्यादा मैथ्स में नहीं जा रहे, नहीं तो क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते तो मैं आपको करवा भी देता। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए, एक क्वेश्चन आया इसलिए मैंने केवल डायरेक्ट लिख दिया x, dy dx। अब ये आपके जो 2 ऑपरेटर है ये एक्चुअल में कम्यूट की कंडीशन को फॉलो नहीं करते, क्योंकि अगर ये कम्यूट की कंडीशन को फॉलो करते हैं तो उस केस में 0 आना चाहिए। अगर आप 2 ऑपरेटर लिखते हो इस फॉर्म में और वो कम्यूट करते हैं तो 0 आएगा। तो 0 आ गया तो वो क्या है, कम्यूट की कंडीशन को फॉलो करे। लेकिन 0 नहीं आ रहा, -1 आया, कुछ भी वैल्यू आ रही है तो वो कम्यूट की कंडीशन को फॉलो नहीं करे। मतलब ये आपके आपस में क्या है, कम्यूट ऑपरेटर नहीं है। ठीक है, इतना काफी आपके लिए। अब यहाँ पर मेन चीज आ जाती है आपके साई। साई क्या है, आपके वेव फंक्शन है। अभी हमने श्रोडिंगर इक्वेशन में क्या लिया, साई लिया। साई एक्चुअल में क्या है, वेव फंक्शन है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस कुछ नहीं है। ये किस चीज को बता रहा है, शो एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। जो इलेक्ट्रॉन की वेव है उसके एम्पलीट्यूड को बता रहा है, आयाम को बता रहा है। जैसे आप वेव बनाते हैं तो उसमें जो आपकी हाइट होती है वो आपके एम्पलीट्यूड होता है, आयाम होता है। फिजिकल सिग्निफिकेंस कुछ नहीं है। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए और थ्योरेटिकल भी अच्छी बात ये है कि आपको बहुत ज्यादा कोई मैथ्स भी नहीं लगानी, सिंपल सा है। साई जो है, अगर हम कहें कि भाई वो वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन है, मतलब यहाँ पर वेव फंक्शन की हम बात कर रहे हैं और हम एक टर्म काम में लेते हैं वेल बिहेव्ड। वेल बिहेव्ड का मतलब अच्छे से व्यवहार करने वाला। मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहें कि भाई साई ऐसा होना चाहिए, जैसे कहते हैं ना भाई कैसा होना चाहिए, तो साई कैसा होना चाहिए उसकी कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या दे रखी है, पहली कंडीशन है फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट का मतलब साई की वैल्यू कभी भी इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। अगर इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है मतलब वो साई अच्छा नहीं है, मतलब अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है। तो ये इस पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो वो क्या करेगा, 3 कंडीशन तो सही देगा, 1 कंडीशन गलत दे देगा। तो आपको 4 कंडीशन दे रखी है सही की, तो आपको क्या ध्यान रखना है, साई मस्ट बी फाइनाइट। फाइनाइट होना चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू जो है इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर इसको समझने के लिए आप इसको ऐसे समझो कि कई बार वो क्या करेगा, वेव फंक्शन देगा
साइन के फॉर्म में दे देगा, साइन थीटा या साइन एक्स के फॉर्म में दे देगा, कॉस एक्स के फॉर्म में दे देगा, टेन एक्स के फॉर्म में दे देगा, इस टाइप से दे देगा। वो कहेगा कि कौन सा जो है वेव फंक्शन वो सही है और कौन सा सही नहीं है। अब आप ये सोचोगे कि ये तो हमने पढ़े ही नहीं, साइन कॉस टेन ये तो हमारे आए ही नहीं, अब ये क्वेश्चन कैसे करें। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि जो साई है मस्ट बी फाइनाइट होनी चाहिए, फाइनाइट के अंदर इसकी वैल्यू फिक्स होनी चाहिए। तो अब थोड़ा सा आप क्या होमवर्क आप करना, आप क्या करना, साइन की वैल्यू चेक करना। आपने 9th-10th में पढ़े होंगे साइन थीटा कॉस थीटा, जैसे मैंने भी पढ़े थे। तो नॉर्मली हम 90 डिग्री तक याद रखते हैं, 0 डिग्री की वैल्यू, फिर 30 डिग्री की वैल्यू, फिर 45 की, फिर 60 की, फिर 90 की, इस टाइप से हम याद करते हैं। पूरे 360 तक याद नहीं करते, फिर वो और हायर मैथ्स में चल जाता है, इतना ज़्यादा हमको ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात यह है कि जब आप साइन की वैल्यू आप देखोगे तो वो 0 और 1 में चलती है, ठीक है, प्लस माइनस आ सकता है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। कॉस की वैल्यू भी 0 और 1 में चलती है। अब कौन सी डिग्री की कौन सी वैल्यू है वो उस पर भी नहीं जा रहा मैं, केवल हम वैल्यू की बात करें कि क्या क्या वैल्यू आती है। तो 0 और 1 आती है, -1 आ सकती है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा आपके एंगल कितने हैं। लेकिन जब आप 10 की बात करोगे तो वो 0 से लेके इनफाइनाइट तक चल जाती है, ठीक है। अब ये 0 होता है 1 होता है मुझे इतना भी ध्यान नहीं है, लेकिन इनफाइनाइट आता है इसमें, ठीक है। तो इसको और चेक कर लेंगे, मैं भी चेक कर लूंगा। टेन थीटा में या 10x में आपके इनफाइनाइट आता है, तो वहां पर जैसे आपने क्या देखा है 10 में इनफाइनाइट आ गया, मतलब अगर आप साई की बात करो तो साई को आप साइन के फॉर्म में लिख सकते हो, कॉस के फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन 10 के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये आपको ध्यान रखना है। 10 अगर आ गया मतलब वो वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन नहीं है। इसके अलावा अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाए तो वो भी वो वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन नहीं है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी क्या होती है, इनफाइनाइट की तरफ जाती है, ठीक है। तो ये बात हो गई फाइनाइट की। दूसरा है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब निरंतर कोई वैल्यू होनी चाहिए और एकदम से शार्प चेंज नहीं आना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये मैं क्या कर रहा हूं, एक कोई सा भी एक इस टाइप से मैंने वैल्यू बना दी, ठीक है। अब यहां पर चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं। ये मैंने क्या करा, वैल्यू बनाई, इस टाइप से वेव बना दी, एक साइनोसॉइडल वेव इसको कहते हैं। अब यहां पर जो आप देखेंगे वैल्यू जो है इसकी कंटिन्यूस चल रही है, कहीं से भी टूट नहीं रही है। अगर मैं यहां से मान लो ये गैप कर दूं, अब ये कंटिन्यूस नहीं रही, क्यों, क्योंकि ये इस वैल्यू के बाद डायरेक्ट यहां आ गई है। तो अच्छे जो एग्जाम होते हैं नेट और गेट के, वहां पर इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये जो है ये क्या है, वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन है या नहीं है। तो हम कई बार क्या सोचते हैं ये तो इंक कम पड़ गई होगी या मिसप्रिंट हो गई होगी, तो वो इंक कम नहीं पड़ती, वो एक्चुअल में बता रहा है कि अब ये कंटिन्यूस नहीं रहा, डिसकंटिन्यूस हो गया, इसका मतलब वेल बिहेव्ड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है सिंगल वैल्यूड। अब सिंगल वैल्यूड जो है इसका ग्राफ भी आप देखेंगे कि अगर एक्सपोनेंशियल ग्राफ है इस तरीके से जा रहा है तो ये इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो ये भी साई की वैल्यू सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है सिंगल वैल्यूड। सिंगल वैल्यूड का मतलब आप ऐसे समझो कि भी अगर मैं कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट हूं, कह सकते हो आप, तो मैं एक क्षण पे एक ही जगह खड़ा हो सकता हूं, मतलब एक ही जगह रह सकता हूं या एक ही जगह हो सकता हूं, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो इसको आप ऐसे समझे कि ये जो क्षण है मैं आपके सामने खड़ा हूं, ऐसा नहीं होगा कि इसी क्षण में यहां भी खड़ा हूं और यहां भी खड़ा हूं और वहां भी खड़ा हूं, एक क्षण में मैं एक जगह से ज्यादा नहीं हो सकता। उसी प्रकार से साई की जो है वो सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, इसका मतलब इसकी एक ही वैल्यू होनी चाहिए। अब ये ग्राफ से कैसे समझे कि ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये मान लीजिए वाई एक्सिस है, ठीक है, ये कंटिन्यूस मान लेते हैं। तो एक एक्स की वैल्यू के लिए वाई की एक ही वैल्यू आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा ये एक्स की वैल्यू है, तो इस पॉइंट के रेफरेंस में वाई की एक ही वैल्यू आनी चाहिए जो कि यहाँ आ रही है। ऐसे पूरा चेक कर लीजिए। लेकिन अगर ये वाला ग्राफ में देखूं, इसको मैं थोड़ा और समझाने के लिए अच्छा कर देता हूँ, ये यूं कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये मैंने कहा एक्स की वैल्यू ये है, तो जब आप इसको एक्स की वैल्यू को देखेंगे तो ये मैंने कह दिया एक्स है और ये मैंने कह दिया वाई है, तो ये आपके एक वैल्यू ये आ गई वाई की, एक वैल्यू ये आ गई और एक वैल्यू ये आ गई, मतलब एक से ज्यादा वैल्यू आ गई, 3 वैल्यू आ गई। तो ये सिंगल वैल्यूड नहीं है। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ थोड़ा सा आपको याद हो जाए, समझ में आ जाए, वरना तो क्या है कि डायरेक्ट शब्द बता के मैं छोड़ सकता था। अब ये जब क्वेश्चन आएंगे ना तो वो साइन थीटा के फॉर्म में, कॉस थीटा के फॉर्म में, टेन थीटा के फॉर्म में आएंगे, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में आएंगे।
आरपीएससी इतना डिटेल में नहीं जाती, वरना अच्छा एग्जाम में वो ग्राफ के बेस पे क्वेश्चन पूछता है आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर साई जो है 4 कंडीशन है, फाइनाइट होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए, मतलब इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल होना चाहिए। ये 4 चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आगे क्या दे रखा है, जैसे मैंने आपको बताया साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, वो क्या है, वेव फंक्शन है, और क्या बता रहा है, वेव के एम्पलीट्यूड को बता रहा है, ठीक है। लेकिन जो साई स्क्वायर है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। साई स्क्वायर क्या बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता है वो उसके समानुपाती होता है, बराबर नहीं होता, ध्यान रखना। तो बराबर नहीं होता मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो पाए जाने की प्रायिकता है वो किसके समानुपाती है, साई स्क्वायर के। और अगर मैं इक्वल टू की बात करूं तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इक्वल टू साई स्क्वायर डॉट 4πr² dr। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। तो आप कह सकते हो कि जो साई स्क्वायर है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, क्या है कि वो प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना है उसके समानुपाती है, ठीक है, साई स्क्वायर। अब आगे क्या कह रहा है, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन स्पेस मस्ट बी यूनिटी। अब इसका मतलब क्या है, देखिए मतलब ये है कि यहाँ पर सारा खेल जो है प्रोबेबिलिटी पे चल रहा है। कैसे, अब यहाँ पर जब हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं या हमने जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा, वहां पर हम बात करते हैं ऑर्बिटल की, किसकी बात करते हैं, ऑर्बिटल की। अब देखिए ऑर्बिटल है क्या, ऑर्बिटल की जो शेप आती है वो कैसे आती है, वो एक तरह से आप उसको ऐसे समझ लीजिए कि जो आपके श्रोडिंगर इक्वेशन है इलेक्ट्रॉन की, उनका जब आप सॉल्यूशन निकालते हो तो उनका सॉल्यूशन आता है एटॉमिक ऑर्बिटल। उनका सॉल्यूशन क्या आता है, एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रायिकता थी उसको आपने जब ड्रॉ करा एक इमेज में तो वो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल आया, मतलब स्फेरिकल आ सकता है, डम्बल आ सकता है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि अगर एक पार्टिकल है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये मार्कर है, अब अगर मैं इसके पाए जाने की प्रायिकता की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि भाई इस क्षण ये यहाँ पर है, अगले क्षण ये यहाँ हो सकता है, उसके अगले क्षण ये यहाँ हो सकता है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि भाई पूरे यूनिवर्स में बात कर लूं कि भाई ये पूरे यूनिवर्स में मार्कर के पाए जाने की संभावना कितनी है, तो एक होगी, यहाँ नहीं है तो यहाँ होगी, यहाँ नहीं है तो यहाँ होगी। वैसे इलेक्ट्रॉन की बात है, टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब पूरा एरिया आप निकाल लो, इनफाइनाइट मान लो, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन स्पेस मस्ट बी यूनिटी, एक होगी। अब आप चाहो तो इलेक्ट्रॉन की जगह पार्टिकल भी कह सकते हो, एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे देखोगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पे भी क्वेश्चन पूछ रखा है और कई बार इलेक्ट्रॉन शब्द हटा के पार्टिकल लगा देता है, वहां पर भी पूछ रखा है। तो जो आपके फिजिकल सिग्निफिकेंस रखते हैं, जो रियल में ऑब्जेक्ट हैं, उनकी वैल्यू यूनिटी आएगी। इमेजिनरी होगा तो बात अलग है, लेकिन जो भी हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो रियल के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिटी आएगी, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ रखा है। मैं यहाँ पर आपको जो भी पढ़ाता हूँ, एक एक लाइन जो भी बताता हूँ वो सब इंपॉर्टेंट है, उन सब पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। जहां पर क्वेश्चन नहीं पूछे गए या जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रेलेवेंट नहीं है, वो मैं आपको यहाँ ज्यादा नहीं बताता, ठीक है, अनलेस कि वो आपके कोई कंसेप्ट को क्लियर करने में काम में आए। चलिए नेक्स्ट आपके है हर्मिशियन ऑपरेटर। अब देखिए हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है वो एक तरह से ट्रू ऑपरेटर है, मतलब वो खुद एक ऑपरेटर है। लेकिन हर्मिशियन की बात करें या कम्यूटेटर की बात करें या कम्यूट की बात करें, वो एक कंडीशन होती है। तो हर्मिशियन ऑपरेटर एक कंडीशन है। कंडीशन का मतलब कि अगर कोई ऑपरेटर ये कंडीशन को फॉलो करेगा तो वो हर्मिशियन ऑपरेटर होगा, वो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा तो वो हर्मिशियन नहीं होगा, हर्मिशियन नहीं होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, एंटी हर्मिशियन है। तो कंडीशन क्या है, अब बहुत ज्यादा इस पे क्वेश्चन नहीं आया, आई थिंक आया ही नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ सकते हैं। सिंपल आपको याद रखना है, साइवन स्टार, ये स्टार जो होता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को बताता है, बहुत ज्यादा मैथ्स में नहीं जा रहे। ए ऑपरेटर, साई 2 डी टॉ। अब टॉ जो है वो एक तरह से वॉल्यूम का एलिमेंट है, तो वहां पर टॉ की जगह वी भी काम में ले सकते हैं, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की या कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंटीग्रेशन का साइन ब्रैकेट में ले लिया हमने, ए आपके ऑपरेटर है साई 1 ब्रैकेट क्लोज स्टार साई 2 डी टॉ, ठीक है। ये आपको बहुत ज्यादा नहीं, मैथमेटिकली एक बार को याद कर लेना, एग्जाम से पहले जस्ट देख के चल जाना, क्योंकि आप कितने याद कर लो याद नहीं होगा। मैं खुद ही याद करूं मुझे याद नहीं रहता, ठीक है। अभी आप कहेंगे 10 मिनट बाद मेरे को याद नहीं रहेगा, तो जब आप एग्जाम देने जाए तो ऐसी चीजें देख के जाएं। क्लियर, ये कंडीशन है। अब यहाँ पर फॉर्मूले पे क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन थ्योरेटिकल जो स्टेटमेंट है या इसके जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है उस पर क्वेश्चन पूछ रखा है। क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है,
द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एन एंटी हर्मिशन ऑपरेटर इज ऑलवेज इमेजिनरी। तो देखिए इसको सिंपल सा ऐसे समझ लीजिए कि हर्मिशन ऑपरेटर एक्चुअल में वो होते हैं जो फिजिकल कोई सिग्निफिकेंस होता है उससे रिलेटेड कोई ऑपरेटर होता है। जैसे आप समझ लो मोमेंटम ऑपरेटर है। अब जो मोमेंटम ऑपरेटर है वो किसके लिए काम में आ रहा है? मोमेंटम के लिए काम में आ रहा है। और मोमेंटम क्या है? रियल चीज है। तो जो आपके रियल चीजों से रिलेटेड, फिजिकल सिग्निफिकेंस रखने वालों से रिलेटेड कोई ऑपरेटर होता है तो वो एक्चुअल में हर्मिशन ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो यहां पर ये क्या कर रहा है? द एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मतलब एक तरह से एवरेज वैल्यू भी आप कह सकते हो। तो द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एन एंटी हर्मिशन ऑपरेटर इज ऑलवेज इमेजिनरी। इसको आप ऐसे समझो कि अगर कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस से रिलेटेड ऑपरेटर है तो वो हर्मिशन ऑपरेटर होगा, और उस फिजिकल सिग्निफिकेंस का जो ऑपरेटर है उसकी जो वैल्यू आएगी वो रियल आएगी। तो ये आप इसको नीचे वाला पॉइंट पहले पढ़िए, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हर्मिशन ऑपरेटर इज ऑलवेज रियल। मतलब जैसे मान लीजिए आपके मोमेंटम ऑपरेटर है, एनर्जी ऑपरेटर है, पोजीशन ऑपरेटर है, ये आपके रियल जो आपके ऑपरेटर है उस पर डिपेंड कर रहे हैं, या फिजिकल जो आपके वैल्यू है, ऑब्जर्वेबल वैल्यू है, उस पर डिपेंड कर रहे हैं। तो जो हर्मिशन ऑपरेटर होता है वो आपके फिजिकल सिग्निफिकेंस जो रख रहा है, जो ऑब्जर्वेबल है, उससे रिलेटेड है। तो उसकी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आएगी वो रियल आएगी। और उसके जस्ट अपोजिट अगर कोई एंटी हर्मिशन ऑपरेटर है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? इमेजिनरी आएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक याद रखोगे दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आगे ये कह रहा है द कम्यूटेटर ऑफ टू हर्मिशन ऑपरेटर इज एंटी हर्मिशन। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर दो हर्मिशन ऑपरेटर का आप कम्यूटेटर लोगे तो वो एंटी हर्मिशन आएगा। बहुत ज्यादा इसमें मैथ्स में नहीं जाना आपको कि भाई क्या होगा कैसे होगा, आप फिजिकल जो स्टेटमेंट है, थ्योरेटिकल स्टेटमेंट, वो याद रखिए। तो क्या कह रहा है? द कम्यूटेटर ऑफ टू हर्मिशन ऑपरेटर इज एंटी हर्मिशन। तो देखिए यहां पर मैंने आपको जितना भी पढ़ाया वो सारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हर एक लाइन पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे आपके लिए वीडियो बनाता रहूं, मेहनत करता रहूं, तो आप जो है मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट जरूर करिए। ठीक है, कमेंट आप करते हैं तो मुझे जो है थोड़ी सी एनर्जी मिलती है और मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाऊं। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।